देखिए तो आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास फूरियर सीरीज। अभी तक हम पढ़ रहे थे फूरियर इंटीग्रल। अब हमारे पास है फूरियर सीरीज। ये फूरियर सीरीज का फार्मूला है y इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए आर कॉस आर ओमेगा टी प्लस बी आर साइन आर ओमेगा टी। ये हमारा फूरियर सीरीज का फार्मूला है। और वेयर y जो फंक्शन हैविंग पीरियड टी, और आपका जो फंक्शन है y वो इस तरह का फंक्शन है कि उसका जो पीरियड होना चाहिए वो कैपिटल टी होना चाहिए। यानी कि फंक्शन y कैपिटल टी पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को बार बार दोहराएगा। यानी कि अगर y x है तो y x प्लस टी या y x प्लस 2t, y x प्लस 3t, यानी कि जितनी बार भी आप t में प्लस करते चले जाएंगे उतनी बार ही वो फंक्शन अपनी लौट करके अपनी वैल्यू को दोहराता चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ये फूरियर सीरीज आपको लिखनी होगी, ये आपका आंसर होगा। अब आपसे आने वाले क्वेश्चन में फूरियर सीरीज पूछी जाएगी तो फूरियर सीरीज का जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ए नॉट, ए आर और बी आर इनकी वैल्यू लिखनी होगी। चैप्टर बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल चैप्टर है और पूरा चैप्टर जो है वो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दिया जाएगा और इंटीग्रेशन आप सिंपली जो है आसानी से कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर ए नॉट, ए आर और बी आर की वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, तो ए नॉट, ए आर, बी आर की वैल्यू रखने के लिए अब हम यहाँ मेथड अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का। यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो पीरियड है आपका वो कैपिटल टी है। अब ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी बिटवीन लिमिट 0 टू कैपिटल टी। इक्वेशन नंबर 1 का आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, लिमिट लगा दीजिएगा 0 टू टी में। तो इधर हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ बाई डी टी हो जाता है और यहाँ हो जाता है इंटीग्रेशन ए नॉट कॉन्स्टेंट है 0 टू टी डी टी। अब देखिएगा जो बाकी की टर्म है उनमें कॉस है और साइन है। ठीक है, जो कॉस है और साइन है वो अपने पीरियड में माइनस से लेकर के -1 से लेकर के +1 तक की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। और -1 से +1 का अगर सम करा जाए तो हमेशा 0 होगा। यानी कि अपने पूरे पीरियड में अगर साइन को और कोस को इंटीग्रेशन किया जाए तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो दूसरे वाले इंटीग्रेशन को आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अदर इंटीग्रल वैनिशेस। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है अदर इंटीग्रल वैनिशेस। अदर इंटीग्रल वैनिशेस, वैनिशेस मतलब शून्य होना, नष्ट होना, यानी कि बाकी जितने भी इंटीग्रेशन है वो सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा ए नॉट स्मॉल टी का इंटीग्रेशन का टी हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू टी। तो यहाँ पर आपका ए नॉट इंटू कैपिटल टी हो जाएगा। ये पहली वैल्यू आपकी आ चुकी है, ए नॉट इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी और बाई डी टी। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। ए नॉट इक्वल टू आ चुका है 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई डी टी। अब मैं ए नॉट की वैल्यू निकाल चुका हूँ, अब मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ ए आर की। जब आप ए आर की वैल्यू निकालने जाएंगे, जब ए आर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा 0 से टी में अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन साइन की मल्टीप्लाई होगी तो भी इंटीग्रेशन 0 होगा, कॉस कॉस की मल्टीप्लाई होगी तो भी इंटीग्रेशन 0 होगा। और मतलब हर बार इंटीग्रेशन 0 होता रहेगा, लेकिन एक शर्त होगी कि एक ही बार इंटीग्रेशन 0 नहीं आएगा जब आपका स्क्वायर बनेगा। तो किसी भी, जैसे देखिएगा यहाँ पर मुझे ए आर कॉन्स्टेंट निकालना है तो ए आर कॉन्स्टेंट के साथ जो मल्टीप्लायर है मेरा कॉस आर ओमेगा टी है। अगर आप कॉस आर ओमेगा टी से इंटीग्रेशन करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन लिमिट 0 टू कैपिटल टी तो आपका आंसर आएगा। अदरवाइज अन्यथा सब आंसर जो है वो 0 में चले जाएंगे जब तक आपकी लिमिट 0 टू कैपिटल टी रहेगी। अब यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 विद कॉस आर ओमेगा टी एंड इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टी बिटवीन लिमिट 0 टू कैपिटल टी। यानी कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पूरी में कॉस आर ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा लिमिट 0 से टी लेने के लिए। अब ये लेफ्ट हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई कॉस आर ओमेगा टी डी टी। अब ये राइट हैंड साइड में जितने भी इंटीग्रेशन होंगे सबको आप छोड़ दीजिएगा, सारे के सारे 0 में चले जाएंगे। सिर्फ आप उस इंटीग्रेशन पर ध्यान देंगे जहाँ पर स्क्वायर बनना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी हो जाएगा
और ये हो जाएगा cos स्क्वायर r ओमेगा t dt। ब्रैकेट में फिर वही लिख देंगे आप, अदर इंटीग्रल बेनिफिट्स। जितने भी इंटीग्रेशन है वो सारे के सारे जो है वो जीरो में चले जाएंगे। अब cos स्क्वायर है, इसे cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 में तोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाता है AR इंटीग्रेशन 0 to t हो जाएगा, और cos स्क्वायर r ओमेगा t है तो इसका हो जाएगा 1 + cos 2 r ओमेगा t अपॉन 2 हो जाएगा dt। अब यहाँ पर देखिएगा AR/2 ये बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो स्मॉल t हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 2r ओमेगा t अपॉन 2r ओमेगा, और लिमिट आपकी 0 से t हो जाएगी। अब अपर लिमिट आप रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका AR/2 कैपिटल T हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा देखिएगा 2 sin r ओमेगा t अपॉन 2r ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये ओमेगा वही है जो फिजिक्स वालों का ओमेगा होता है 2 अपॉन टाइम पीरियड। अब देखिएगा ओमेगा टी पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप ओमेगा टी लेंगे तो ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा हो जाएगा 2 अपॉन टी इंटू टी, तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कि साइन के आगे जो है यहाँ पर 2 आ चुका है, जब यहाँ साइन के आगे 2 आ चुका है और 2r चल रहा है, 2r हमारा इवन नंबर है, तो 2 की जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऐसे चलेगा, ये साइन 0 साइन 2 साइन 4 साइन 6 इस तरह से चलेगा, और इनकी वैल्यू सारी की सारी 0 में चली जाएगी। तो ये टर्म भी आपकी 0 में चली जाएगी। आपके पास जब सिर्फ वैल्यू बनेगी वो बनेगी AR/2 इंटू टी बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी। T/2 को आप लेफ्ट में ले जाइएगा, आपका फार्मूला बन जाता है AR/2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t बाई cos r ओमेगा t dt। अब ये आपकी AR की वैल्यू बन जाती है, ये AR आ चुका है आपका, AR आ चुका है 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t बाई cos r ओमेगा t dt, ठीक है ना। अब ये है, ये cos r ओमेगा t की वैल्यू बन चुकी है। अब दूसरी वाली मैं इसी में ही रफ करके इसी में ही कर देता हूँ। अभी जब आपने AR की वैल्यू निकाली थी तो साथ में मल्टीप्लाई cos r ओमेगा t था, तो आपने मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन किया है। अब BR की वैल्यू आप निकालने वाले हैं, तो BR के साथ देखिएगा कोएफिशिएंट sin r ओमेगा t पड़ा हुआ है, तो यानी कि इसी प्रोसेस को आप रिपीट कर दीजिएगा। मैं यही कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद cos r ओमेगा t की जगह sin r ओमेगा t हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ cos की जगह sin हो जाएगा, sin r ओमेगा t हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर की जगह आपका sin स्क्वायर हो जाएगा, और AR की जगह यहाँ BR हो जाएगा। अब यहाँ पर बाहर कांस्टेंट जो है वो आपका BR है, और sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका BR चलेगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ आपका BR चलेगा, और यहाँ आपका माइनस चलेगा, ऐसे कैसी सारी की सारी वैल्यू ऐसी हो जाएंगी, और यहाँ आपका BR हो जाएगा, तो यहाँ पर AR के फार्मूले की जगह BR का फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ cos की जगह साइन का फार्मूला आ जाएगा, सही है ना। तो देखिएगा जो फार्मूला AR का है वही फार्मूला BR का है, बस दोनों में फ़र्क ये है, AR के फार्मूले में cos r ओमेगा t पड़ा हुआ है, और BR के फार्मूले में sin r ओमेगा t पड़ा हुआ है। इस तरह से हमारे कांस्टेंट का इवैल्यूएशन हो जाता है, और हमारा जो ये आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको डिफरेंट फॉर्म दिखाने वाला हूँ फूरियर सीरीज की। अब देखिएगा फूरियर सीरीज का नया रूप, इफ f(x) इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल -π, अगर आपका कोई फंक्शन ओपन इंटरवल -π में डिफाइंड है, हैविंग पीरियड 2π, और उसका जो पीरियड है वो 2π है, ठीक है, देन फूरियर सीरीज आपकी खुलेगी f(x) = a0 प्लस समेशन r = 1 to infinite ar cos rx प्लस br sin rx। देखिएगा पीछे वाले क्वेश्चन में ओमेगा था ना, अब यहाँ पर देखिए ओमेगा नहीं है, उसका रीजन क्या है, आपका जो पीरियड है वो 2π दिया गया है, और ओमेगा का फार्मूला 2π अपॉन t होता है, तो अगर 2π अपॉन 2π करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिएगा यदि आपको फंक्शन ऐसा मिलता है जिसका पीरियड जो है वो 2π है, अगर फंक्शन का पीरियड 2π है तो ऐसे केस में ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए आपका ओमेगा नहीं आया हुआ है। बाकी ऐसा कैसे हुआ है,
यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन की लिमिट -पाई से पाई है, तो जो हमारा आर्टिकल पीछे वाला था उसमें इंटीग्रेशन 0 से t चल रहा था, उस इंटीग्रेशन 0 से t को बदल दिया गया है, -पाई से +पाई में बदल दिया गया है इंटीग्रेशन की लिमिट को, ये चेंज हुआ है। और जहाँ dx है उस dx की जगह जहाँ dt है उसकी जगह dx कर दिया गया है, और जहाँ ओमेगा है उसकी जगह 1 रख दिया गया है, सही है। और जहाँ कैपिटल T था उस कैपिटल T की जगह जो पीरियड था उस पीरियड में T को रिप्लेस कर दिया गया है 2 पाई से। यहाँ देखिएगा फार्मूले में 1/t था, ए नॉट के फार्मूले में 1/t था, तो 1/2 पाई हो जाता है। ए आर और बी आर के फार्मूले में 2/t यानी कि पीरियड चल रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2/पीरियड 2 पाई हो गया, तो वैल्यू 1/पाई आ गई। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ए नॉट निकालने जा रहे हैं तो ए नॉट में 1/पीरियड होता है, आगे इंटीग्रेशन होता है, और जब बी आर और ए आर निकालने जा रहे होते हैं तो उसमें होता है 2/पीरियड और आगे इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला सिखाने का तरीका होता है कि जब आप ए नॉट डालने जा रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन के बाहर जो क्वांटिटी पड़ी हुई है वह 1/पीरियड है, और ए आर और बी आर की जो बाहर वैल्यू पड़ी हुई है उसमें 2/पीरियड है। इन बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलग अलग पीरियड जब आपको मिलते हैं तो आपको एक फार्मूला अगर याद होगा तो उसे देख करके आप बाकी फार्मूले जो है वो बना सकते हैं। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है इसका हाफ रेंज सीरीज। अभी जो पीछे वाला टॉपिक था उससे हाफ रेंज सीरीज बनाने वाले हैं। अब दोनों में कंपैरिजन देखिएगा हुआ क्या। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो फंक्शन ये सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज में जो जितना भी कुछ ये लिखा हुआ है आपके पास इस सीरीज का फार्मूला बना हुआ है। इस सीरीज के फार्मूले में लिमिट देखिएगा आप, लिमिट -पाई से +पाई। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो -पाई से +पाई चल रही है, और यहाँ देखिएगा हाफ रेंज सीरीज में जो लिमिट है वो 0 to पाई चल रही है। अब इंटीग्रेशन की हमारी 12th क्लास की इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, याद कीजिएगा, अगर आपके पास इंटीग्रेशन -a to a fx dx है तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो होती है 2 × 0 to a fx dx, और शर्त होती है f - x = fx, यानी कि हम कहते हैं fx इज इवन फंक्शन, fx इज इवन फंक्शन। तो फंक्शन अगर इवन होता है, अगर फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है तो जो -a से a लिमिट हो रही होती है वो 2 बाहर आ जाता है, लिमिट 0 to a हो जाती है। अब इसी केस पर इस आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल बनाया गया है, इसे हाफ रेंज सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओरिजिनल जो पीछे वाला फार्मूला है उसमें लिमिट -पाई से +पाई चल रही है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से पाई चल रही है। आप देखिएगा fx देखिएगा इवन फंक्शन है, fx इवन फंक्शन है, ठीक है ना, fx इवन फंक्शन है, यानी कि f - x = fx होगा। तो हुआ क्या, अब यहाँ से देखिएगा फार्मूले कैसे बने। अब यहाँ पर देखिएगा a नॉट की वैल्यू थी, a नॉट की वैल्यू में -पाई से पाई पड़ा हुआ है, और fx हमारा इवन फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके 0 to पाई हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो जब ये 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है। जब हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा ये फार्मूला a नॉट का तैयार हो जाता है। कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, कॉस पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन हमारा fx इवन फंक्शन दे रखा है उस पर भी माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो fx × cos rx की मल्टीप्लाई में प्लस की मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी लग करके देखिएगा यहाँ पर 1/पाई -पाई से पाई fx cos rx dx है, तो प्रॉपर्टी का 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to पाई, और इस तरह से आपका AR का फार्मूला तैयार हो जाता है, सही है ना। यहाँ पर AR का फार्मूला तैयार हो जाता है। अब इसमें लिमिट आधी हो गई है, तो इसलिए इसे हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। अब जरा साइन के बारे में सोचिएगा, यहाँ पर देखिएगा fx आपका इवन फंक्शन है तो ये प्लस देगा, लेकिन साइन के आगे जब माइनस रखा जाता है तो उसका माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस देगा माइनस रखने पर, और ये माइनस रखने पर माइनस देगा। प्लस माइनस की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको माइनस मिलेगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यानी कि फंक्शन ओड है, और ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इस वाले केस में br की जो वैल्यू है वो 0 में चली जाती है। तो यानी कि अगर आपका fx इवन फंक्शन होता है तो फार्मूले में आपको a नॉट मिलेगा, ar मिलेगा, सही है, और ऐसे केस में आपकी फूरियर सीरीज ये हो जाएगी, साइन वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है। दूसरी हिस्से में सोचिएगा, fx ओड फंक्शन है, fx जो है वो ओड फंक्शन है। अगर आपके पास fx ओड फंक्शन है तो अब क्या होगा,
अब जो वैल्यू पहले आई थी ए नॉट आया वो जीरो में चला जाएगा और ए आर आया था वो जीरो में चला जाएगा, लेकिन साइन वाला खुद माइनस देता है, ओड फंक्शन भी माइनस देता है, तो माइनस माइनस की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो इस बार साइन वाला आएगा और ए नॉट और ए आर वाले जो है वो जीरो में चले जाएंगे। तो इस तरह से अब अगर हमारा ओड फंक्शन हो जाता है तो वैल्यू बी आर की बन जाती है और ये पूरे सीरीज का फार्मूला तैयार हो जाता है। सही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इस हाफ रेंज सीरीज को याद ही ना रखें, इवन और ओड के चक्कर में ना पढ़ें, आप सीधे सीधे अपना ओरिजिनल फार्मूला लगाएं और इंटीग्रेशन करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आपको 12 की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। जहाँ जीरो आना होगा वो अपना आप जीरो आ जाएगा और जहाँ जीरो नहीं आना होगा वो अपना आप वैल्यू आपको दे जाएगी। तो आप इस बात को ये भी कह सकते हैं क्या नाम की इवन और ओड हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, आप एक नया फार्मूला याद करने से बच जाते हैं और आपके क्वेश्चन फिर भी होते चले जाएंगे। आप देखिएगा जनरल फार्मूला लिखा गया है, ठीक है ना, एक जनरल फार्मूला जो कहीं भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले फार्मूला फूरियर सीरीज का पीरियड टी के लिए दिया गया, फिर माइनस पाई से प्लस पाई ले जाया गया, फिर उसे हाफ करके जीरो से पाई ले जाया गया। अब इसमें तो -2 से +2, 0 से 4 कुछ भी मिल सकता है, तो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए आप एक जनरल फार्मूला सीख लीजिएगा। आप देखिएगा जनरल फार्मूला इफ f(x) इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल -c, इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिफाइंड है द फूरियर सीरीज इज, ये आपका फूरियर सीरीज का फार्मूला है f(x) = a0/2 + समेशन r = 1 to infinite ar cos r pi x upon c plus dr sin r pi x upon c। ये आपका जनरल फार्मूला है। ये वैल्यू आपकी ar की है, ar = 1/c - c से c f(x) cos r pi x upon c, और ये br की वैल्यू है 1/c इंटीग्रेशन -c से c f(x) sin r pi x upon c dx। ये ar की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप एग्जाम्पल करने जाएंगे तो एग्जाम्पल में वो AR की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकालेगा। यहाँ देखिएगा f(x) = a0/2 है। अभी जो फार्मूला फूरियर सीरीज का इससे पहले सबसे पहले आर्टिकल में, उससे पहले वाले आर्टिकल में लिखा हुआ था, उसमें a0 अकेला था। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप फूरियर सीरीज के फार्मूले में a0/2 रख रहे हैं, ये आप आने वाली दो सेंटेंस मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप फूरियर सीरीज का फार्मूले में f(x) = a0/2 रख रहे हैं तो AR में ही R की वैल्यू 0 रख करके आप a0 निकाल सकते हैं। यानी कि फूरियर सीरीज में अगर आप f(x) के फार्मूले को जब खोल रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहला कोएफिशिएंट है a0, अगर उसके अपॉन में 2 डाल देते हैं तो AR में ही R की वैल्यू 0 रख करके a0 आ जाएगा, ठीक है ना। और BR का तो फार्मूला ऐसा कैसे ही है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप f(x) = a0/2 नहीं लिख रहे हैं, अब ये देखिएगा, ये बच्चे की मर्जी पर छोड़ रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो देता है वो किस तरह से देता है। अगर कोई बच्चा f(x) = a0 लिखता है तो वो इससे a0 नहीं निकाल सकता। तो r = जब 0 रखेगा वो, तो cos 0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो f(x) dx होगा। लेकिन यहाँ पर 2 से 2 मल्टीप्लाई करा गया है, तो यहाँ पर फार्मूले फिर 1/c नहीं लेगा वो, फिर 2/c लेगा। तो होता क्या है, कुछ राइटर या कुछ लोग ऐसा करते हैं, a0 अलग निकालते हैं, ar अलग निकालते हैं। तो अगर a0 निकालने वाले अलग हैं और ar निकालने वाले अलग हैं तो वो अपने फूरियर के फार्मूले में a0 डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो ar की वैल्यू में ही बाद में जब ar आ जाता है तो r की जगह 0 रख देते हैं और a0 निकाल देते हैं। ऐसे स्टूडेंट अपने फूरियर के फार्मूले में a0 नहीं लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे a0/2। अभी आपका जनरल फार्मूला है, इससे आप कितने भी फार्मूले और किसी तरह के तैयार कर सकते हैं। अब आइए देखिएगा कुछ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया जाता है। एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन थोड़ा सा किया जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल सारे 12th लेवल के हैं। आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है और साइन r पाई cos r पाई इनकी वैल्यू आपको यूज करनी है। अब देखिएगा ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक्सप्लेन इन फूरियर सीरीज द फॉलोइंग फंक्शन f(x) डिफाइंड फॉर -π <x π, ठीक है ना। यहाँ पर फूरियर सीरीज के लिए, फूरियर सीरीज में एक्सपेंड करना है फंक्शन को, और फंक्शन की वैल्यू देख लीजिएगा f(x) = x है व्हेन -π <x π। ये ध्यान रखिएगा, जब आप इस चैप्टर में इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो अपनी 12th में डेफिनेट इंटीग्रल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। प्रॉपर्टी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर भी है वो जल्दी जल्दी आ जाएगा। आप देखिएगा आंसर में फूरियर सीरीज इज,
अब फूरियर सीरीज जो मैं लिखता हूँ वो इस तरह से लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू लिख लेता हूँ ए नॉट अपॉन 2 लिख देता हूँ। यहाँ समीशन आर इक्वल टू हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ मेरा हो जाता है ए आर कॉस आर एक्स प्लस बी आर साइन आर एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी वैल्यू आ चुकी है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन आर इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए आर कॉस आर एक्स प्लस बी आर साइन आर एक्स। यहाँ पर मेरी वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने फूरियर सीरीज लिखी है तो फूरियर सीरीज में ए नॉट अपॉन 2 लिखा हुआ है, सही है ना। अगर मैं ए नॉट अपॉन 2 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है मैं ए नॉट अलग नहीं निकालूंगा जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ए आर के ही फार्मूले में आर की जगह 0 रख करके चेक कर लूँगा कि मेरा ए नॉट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मेरा ए नॉट आ जाता है तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाता है तो मैं अलग जा करके कैलकुलेट करूँगा, लेकिन ए नॉट निकालने के लिए मैं कोई अलग फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा। तो अगर मैं ए नॉट अपॉन 2 डालता हूँ तो मैं ए आर से ए नॉट निकालता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ ए नॉट लिखता हूँ तो मैं ए नॉट अलग फार्मूले से निकालूंगा और ए आर अलग फार्मूले से निकालूंगा। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोटेशन किस तरह से कोई रिप्रेजेंट करता है इस पर आप कोई बाउंडेशन किसी के लिए नहीं लगा सकते। आप देखिएगा फार्मूला हमारा, अब हम कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं, मुझे ए नॉट की वैल्यू चाहिए, ए आर की वैल्यू चाहिए और बी आर की वैल्यू चाहिए। अब मेरे पास फार्मूला है हमारा ए आर इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई और एफ एक्स कॉस आर एक्स डी एक्स। यहाँ ध्यान देख लीजिएगा, अब एफ एक्स की वैल्यू देखिएगा एक्स है तो ये हो जाता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस आर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा ट्वेल्थ वाले फार्मूलों का यूज़ करिएगा। आप यहाँ 12th वाले फार्मूलों का आप देखिएगा, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक्स कॉस आर एक्स है। अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स से तो कॉस पर तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्स का माइनस बाहर आ जाता है। तो यानी कि जिस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो एक ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस से प्लस वाली लिमिट में हमेशा 0 होता है। तो इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसका आंसर 0 लिख दीजिएगा। तो यानी कि वैल्यू आ जाती है 0। तो यहाँ से हमारा ए आर इक्वल टू 0 आ जाता है फॉर आर इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यानी कि आपका ए नॉट इक्वल टू A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी 0 आ जाती है। अब हम ए आर निकाल चुके हैं, अब हम बी आर निकालने चलते हैं। बी आर इक्वल टू फार्मूला है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन आर एक्स डी एक्स। ये मेरा फार्मूला बी आर का हो चुका है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन आर एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये आपके पास हो जाता है 1/पाई हो जाएगा माइनस पाई से पाई हो जाएगा एक्स साइन आर एक्स डी एक्स। आप देखिएगा एक्स के साथ अभी मल्टीप्लाई में कॉस पड़ा था, लेकिन अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई में साइन है। अगर आप एक्स की जगह माइनस रखते हैं तो ये एक्स भी आपको माइनस देगा, साइन भी आपको माइनस देगा, और माइनस माइनस मिलकर के दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये मेरा इवन फंक्शन हो जाता है, और इवन फंक्शन में मेरे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ लिमिट 0 से पाई हो जाएगी और 2 मेरा बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाता है 2/पाई हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा, और ये हो जाता है एक्स साइन आर एक्स डी एक्स। अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 2/पाई, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा तो ये हो जाता है माइनस एक्स कॉस आर एक्स अपॉन आर। लिमिट आपकी 0 to पाई हो जाती है, फिर फार्मूले का माइनस आता है, बाहर से 2/पाई जाता है। जब आप एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन आर एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो माइनस का कॉस आर एक्स अपॉन आर होगा। फिर जब एक बार दोबारा इंटीग्रेशन और करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी माइनस साइन आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो एक माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं और आपकी वैल्यू बन जाती है साइन आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और लिमिट यहाँ बन जाती है आपकी 0 to पाई बन जाती है। आप देखिएगा साइन पे जब 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा, और साइन पाई रखेंगे आर पाई रखेंगे तो भी 0 आएगा। यानी कि साइन 0 पर भी वैल्यू 0 होगी और साइन आर पाई पर भी वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ बी आर निकलना है तो आर इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट है, तो आर जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आर यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो ये पूरी टर्म आपकी 0 में चली जाती है। अब यहाँ पर वैल्यू देख लीजिएगा, ये आ जाता है 2/पाई आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट में आप रखेंगे तो माइनस का पाई कॉस आर पाई अपॉन आर। जब आप 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके सबको 0 हो जाता है, और यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाता है।
और चूंकि पीछे से ही वैल्यू चली आ रही है, अगर cos r पाई की वैल्यू है तो आप -1 की पावर r लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी बी आर की जो वैल्यू आ जाती है, बी आर की वैल्यू में देख लीजिएगा cos r पाई बन चुका है, -1 की पावर r बन चुका है, तो ये आ जाता है -2/r आ जाएगा और -1 टू दी पावर r बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आपकी वैल्यू बी आर की आ चुकी है, -2/r और -1 की पावर r बन चुका है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर इवें चलेंगे, तो यहाँ पर जो है फार्मूला खोल देते हैं यहाँ पर, और ये 14 इक्वेशन 1 में आप वैल्यू डाल दीजिएगा fx। अब देखिए fx में a0/2 है, ये 0 है, ar भी जो है हमारा 0 आ चुका है, और यहाँ देखिएगा br है, br की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा, समेशन r = 1 to ∞ आ जाएगा, -1 टू दी पावर r आ जाएगा, और अपॉन में r आ जाएगा, और ये हो जाएगा sin rs। चाहे तो आप यही छोड़ सकते हैं, या चाहे तो एक कदम आगे और जाकर के इसका एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। आप देखिएगा fx = ये -2, -b में अंदर ले जाता हूँ, आप देखिएगा 2। अब यहाँ r की जगह जब 1 रखेंगे तो ध्यान रखिएगा माइनस अंदर जा रहा है, r की जगह 1 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x। जब r की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन बाहर से माइनस आ जाएगा, -sin 2x/2, फिर आएगा प्लस का sin 3x/3, और फिर आएगा माइनस का sin 4x/4। अब आपने देखा किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आपका फूरियर सीरीज का जो आंसर है वो आपका आंसर आ चुका है। इसमें जो क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल है वो सारे के सारे इसी तरीके हैं। किसी भी क्वेश्चन से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपने इंटीग्रेशन पर ध्यान कीजिएगा, और कोई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है। कभी कभी कोई सवाल आ जाता है इसका, तो इसमें वैसे ये पहले बीएससी पार्टन में फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, तो जब जो चीज़ फिजिक्स में पढ़ाई जा रही है तो मैथ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो भारी नहीं हो सकती। तो यानी कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए आप ये तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये चैप्टर भारी है, बस आप फार्मूले याद रखिएगा और अपने इंटीग्रेशन पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, तो आपके क्वेश्चन बड़े सिंपली से होते चले जाएंगे। ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बुक में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऊपर वाला 0 नहीं लिखा हुआ है। तो fx की 2 वैल्यू है, जब -π से 0 जाएंगे तो वैल्यू 0 है, और 0 से π जाएंगे तो वैल्यू आपकी x है, सही है। फिर वही a0 निकालना है, ar निकालना है, br निकालना है। इनके फार्मूले में जो इंटीग्रेशन की लिमिट पड़ी हुई है वो -π से +π पड़ी हुई है। तो जो आपकी -π से +π लिमिट है, यानी कि जब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे -π से +π, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को आप तोड़ देंगे -π से 0, और दूसरे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π हो जाएगी। जब -π से 0 आप जा रहे होंगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका इंटीग्रेशन ये 0 में चला जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू x आ जाएगी, जो भी साइन कॉस होगा उससे इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को आप सिंपली होमवर्क दिया जा रहा है, आप -π से +π की जो लिमिट है उसे -π से 0 में कन्वर्ट करिएगा और 0 से π में कन्वर्ट करिएगा, और आसानी से आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन से हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 2017-2018 में आया हुआ है। fx = -x और +x 2 वैल्यू है, -π से 0 और 0 से π। जिस तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 2 करा है या एग्जाम्पल नंबर 1 करा है, उसी तरह से इसे भी अप्लाई करिएगा। जब आप ar और br की वैल्यू निकालने जाएंगे तो उस समय आप इंटीग्रेशन की जो लिमिट ले रहे होंगे वो -π से +π ले रहे होंगे। आप इंटीग्रेशन की लिमिट को 2 पार्ट में तोड़ दीजिएगा। जब -π से 0 जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू -x डाल दीजिएगा, और जब 0 से π डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू x डाल दीजिएगा, और सीधे सीधे आपका इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। उसी तरह से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 के मैंने फार्मूले सामने लिख दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के जो फार्मूले हैं उनमें मैंने थोड़ा सा जो है वो चेंज करा है, यानी कि बुक वाले मेथड से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा लिमिट चेंज है। fx की वैल्यू है आपकी -h और +h, 2 वैल्यू है आपकी, 0 से π है और यहाँ π से 2π है। अभी जो फार्मूले चल रहे थे वो -π से +π वाले चल रहे थे, है ना, लेकिन इसमें देखिएगा लिमिट 0 से π जा रही है और फिर π से कहाँ जा रही है, 2π जा रही है। तो इन वाले फार्मूलों को मैंने दोबारा जनरेट कर दिया है। तो यानी कि मैंने क्या करा है, इन वाले फार्मूलों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वाले आर्टिकल में कैपिटल T पड़ा हुआ था, उस कैपिटल T की जगह मैंने 2π डाल दिया है। कैपिटल T की जगह 2π डाल दिया और ओमेगा की जगह वैल्यू 1 डाल दिया गया है, जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में बताया गया था। और बुक वाले फार्मूले लगा करके आप ये वाले फार्मूले अप्लाई करिएगा। यहाँ पर देखिएगा आप पहली बात तो फूरियर सीरीज ये लिखिएगा,
एफ एक्स इक्वल टू ये फूरियर सीरीज लिखेगा ए नॉट अपॉन 2 मैंने डाल दिया है। अब ए नॉट अपॉन 2 अगर मैं डाल चुका हूँ तो ए नॉट की वैल्यू मैं अलग नहीं निकालूंगा, ए आर से ही वैल्यू निकालूंगा और ये ए आर की वैल्यू हो जाएगी और डी आर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन आर एक्स डी एक्स। सही है ना, ये यहाँ पर एफ एक्स साइन आर एक्स डी एक्स हो जाता है। अब यहाँ से आप ए आर निकालेंगे, यहाँ से बी आर निकालने की लिमिट 0 से 2 पाई चल रही है। 0 से 2 पाई में आप इंटीग्रेशन की लिमिट तोड़ेंगे 0 से पाई और पाई से 2 पाई। जब आप 0 से पाई डाल रहे होंगे तो फंक्शन एच आ जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और जब पाई से 2 पाई जा रहे होंगे तो वैल्यू माइनस एच हो जाएगी। माइनस एच भी आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी और सीधे सीधे कॉस का इंटीग्रेशन साइन और साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो है तैयार हो जाएगी। अब ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह से बेस्ड हैं। आप ये एग्जाम्पल नंबर 6 तक आप निपटा लीजिएगा। एक्चुअल में क्या है, ये पूरा चैप्टर जो है वो होमवर्क है, इसमें फिर भी थोड़ा सा बताया जाएगा। बाद में थोड़े से सवाल ऐसे होंगे कि इंटीग्रेशन तो उसमें भी नहीं बताया जाएगा, उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपको वैल्यू किस तरह से निकालनी है। तो ये चैप्टर 2 या 3 वीडियो में हम खत्म कर देंगे, लेकिन ये आपके होमवर्क ही रहेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर आज सारा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे दिए जाएंगे।